नमस्ते, गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका द स्टडी इन विलेज में। देखिए आज है 3 अप्रैल, तो आज के करंट अफेयर्स की बात करते हैं। कल आपको वीडियो नहीं देखने को मिला था, यानी कि 2 अप्रैल को करंट अफेयर्स का वीडियो नहीं आया था। तो संडे को एडिटोरियल नहीं आता है, ठीक है। संडे को कोई भी आर्टिकल नहीं आते हैं किसी भी न्यूज़पेपर में, तो इसलिए वो संडे को फिर आर्टिकल देखने को नहीं मिलते हैं। तो बाकी आपको सारे दिन आर्टिकल देखने को मिलेंगे। तो संडे को आर्टिकल्स नहीं आते, कल संडे था। और आज एक नया सप्ताह, तो नए दिन की शुरुआत आप लोग कैसे करेंगे, कितनी एनर्जी के साथ, और कितना आपका ये सप्ताह रहने वाला है। एक सप्ताह आपने क्या टारगेट रखा, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। अपनी रूटीन साझा कर सकते हैं किसी दूसरे स्टूडेंट्स के साथ जिनको ये नहीं, मतलब कुछ लोगों को नहीं पता होता कि अपना शेड्यूल कैसे बनाए। तो शायद आपकी वजह से किसी की थोड़ी हेल्प हो जाए। तो कमेंट बॉक्स में आप अपना शेड्यूल बता सकते हैं। चलिए, और जो बच्चे इस वीडियो पे नए हैं बता दें कि इस चैनल पे आपको 3 वीडियो देखने को मिलती है। एक सुबह करंट अफेयर्स की जो कि 8 बजे आती है, और फिर उसके बाद शाम को आपको शाम को 4 बजे एक वीडियो देखने को मिलती है। इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हिस्ट्री के, जो कि घटना चक्र पर आधारित होते हैं, जैसे कि यूपीएससी, यूपीपीसीएस, आरओ एआरओ या बीपीएससी, या फिर जिस भी एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं एमपीपीएसएस जिसमें पूछे गए हैं उनके क्वेश्चन डिस्कस किए जाते हैं। यहाँ पे प्रत्येक वीडियो में हम 10 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, और ये वीडियो आपकी 10 से 15 मिनट की होती है, इससे ज़्यादा की नहीं होती, ठीक है। 10 क्वेश्चन डिस्कस करने का पर्पज़ यह है कि आपके ऊपर भी बहुत ज़्यादा बर्डन ना हो, और आराम से आप 10-15 मिनट की वीडियो आराम से देख लें, ठीक है। और एक चीज़ ये भी है कि जो शाम को फिर एक 8 बजे वीडियो आती है जिसमें हम पॉलिटिकल सेशन डिस्कस कर रहे हैं, तो उसमें हमने नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य, ये सारी चीज़ डिस्कस कर लिया है। आज हमको भाग 5 डिस्कस करना है, और उसके नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी के क्वेश्चन भी मैंने कुछ अपलोड किए थे। 8 क्वेश्चन थे एक वीडियो में, 10 मिनट की वीडियो थी, जिसमें ये कहा गया था कि आप वीडियो देखने के बाद उस क्वेश्चन को सॉल्व करें कि आपका कितना स्कोर जा रहा है, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने जो हमारी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की वीडियो आती है, उसमें हम लोगों ने प्रागैतिहासिक काल, सिंधु घाटी सभ्यता, ये दोनों डिस्कस कर लिए। अब हम लोग वैदिक काल में चल रहे हैं। वैदिक काल की 2 वीडियो हो चुकी हैं, और 2 या 3 वीडियो में ये भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की न्यूज़। देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे बताया गया हुआ है AI, यानी कि यहाँ पे देखिए AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मंगल पर जीवन की तलाश, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए हम लोग मंगल पर जीवन की तलाश करेंगे कि मंगल पर जीवन कैसे संभव है। यहाँ पे बात ये बताई जा रही है, एक इसमें ये कहा जा रहा है कि जैसे कि वहाँ पे बहुत गर्म स्थल है, ठीक है, शुष्क मरुस्थल है मंगल पर। ये कहा गया है कि वहाँ पे मंगल पर बहुत शुष्क चीज़ें हैं, ठीक है, शुष्क मरुस्थल है तो वहाँ पे जीवन संभव क्यों नहीं है। तो यहाँ पे ये कंपेयर किया गया है कि चिली में जो मरुस्थल है, आप उसका नाम बताइए, ठीक है। इसमें वैसे लिखा हुआ है लेकिन आप उसका नाम बताइए। चिली में जो मरुस्थल है वो विश्व का दुनिया का सबसे गर्म शुष्क स्थान है, वहाँ पे भी जीवन संभव है। तो मंगल पर जीवन संभव क्यों नहीं है, ये बताया जा रहा है। तो चलिए इसको आगे डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बताया हुआ है। देखिए यहाँ पे बताया हुआ है कि मंगल ग्रह पर जीवन की मौजूदगी को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले विज्ञानियों को वह सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य में मंगल पर उपलब्ध अवसरों, तकनीकों और उपकरणों का सर्वोत्तम उपयोग किया जा सके। मंगल पर ये देखिए, मंगल पर शुष्क भूमि का क्षेत्र लगभग पृथ्वी के समान है लेकिन वहाँ जीवन को लेकर कई प्रश्न उठ रहे हैं। कुछ विज्ञानी मानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI के इस्तेमाल से मंगल ग्रह पर जीवन की खोज करना आसान है। अमेरिका के सेटी इंस्टीट्यूट के खगोल जीव विज्ञानी किम्बली वारेन रोड्स का कहना है कि AI उपकरण भौगोलिक डेटा के छिपे ऐसे पैटर्न को पहचान सकता है जिनसे वहाँ का जीवन का संकेत मिलते हैं। तो वहाँ के जो अमेरिका का एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है सेटी इंस्टीट्यूट, तो वहाँ के एक खगोल विज्ञानी जिनका नाम है किम्बली वारेन रोड्स, तो उन्होंने कहा है कि AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा खोज सकता है, तो जीवन की तलाश की जा सकती है। और वहाँ का जो शुष्क स्थान है, तो जितना पृथ्वी में शुष्क स्थान है उतना वहाँ भी है। जैसे कि यहाँ भी बहुत सारे शुष्क स्थान है, मरुस्थल पाए जाते हैं, तो वहाँ भी मंगल पर भी ऐसे है, इसीलिए वहाँ पर जीवन की संभावना जताई जा रही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे बताया हुआ है कि पृथ्वी और मंगल के बीच काफ़ी समानता है, ठीक है, तभी वहाँ पे जीवन की संभावना बताई जा रही है। और यहाँ पे बताया हुआ कि पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थानों में से एक है यहाँ पे चिली,
चिली का आटाकामा रेगिस्तान, अब आपको पता चल ही गया होगा चिली का कौन सा स्थान है। तो चिली का आटाकामा रेगिस्तान पृथ्वी का सबसे शुष्क स्थलों में से एक है, ठीक है। यहाँ दशकों से बारिश हुई ही नहीं है, लेकिन इस दुर्गम स्थान पर भी जीवन है, मतलब कि वहाँ पे बारिश नहीं हो रही बहुत ज़्यादा, जो गर्म स्थानों में से एक स्थान है, फिर भी वहाँ बारिश नहीं हो रही, फिर भी वहाँ पे जीवन है। तो यही संभावना जताई जा रही है कि जब पृथ्वी पर जीवन है, जहाँ पे मरुस्थल है या फिर शुष्क क्षेत्र है, तो मंगल पर जीवन संभव क्यों नहीं है। तो इसमें फिर ये वारेन रोड्स और उनके सहयोगियों ने आटाकामा रेगिस्तान और पेरू के एल्टीप्लानो पठार के बीच की सीमा का एक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया, यानी कि आटाकामा मरुस्थल और जो है एक पठार है जिसका नाम है अल्टीप्लानो, ठीक है। पठार जो है ये कहाँ का है, तो इस पेरू का पठार और रेगिस्तान चिली का पठार, दोनों के बीच में ये चीज़ें जाहिर की गई कि कैसे मतलब यहाँ पे जीवन संभव। तो यही चीज़ इसमें बताया जा रहा है कि ध्यान केंद्रित किया, एक घाटी एक प्राचीन नदी के, मतलब कि एक घाटी एक प्राचीन नदी तल है और यहाँ पर्यावरण मंगल जैसा है। इसकी ऊंचाई 3541 मीटर है। इस क्षेत्र में अल्ट्रा वायलेट किरणें बहुत तीव्र है और ऑक्सीजन की कमी है, यानी कि जहाँ पे इन्होंने ध्यान केंद्रित किया आटाकामा मरुस्थल और जो अल्टीप्लानो पठार है, इस पे ध्यान केंद्रित किया। इसमें ये कहा गया है कि यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है, यहाँ पे अल्ट्रावायलेट किरणें बहुत तेजी से आती हैं और यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है। 3551 किलोमीटर ऊंचाई पर है, ठीक है। तो ऐसा ही मंगल पर भी जताया जा रहा है, ऐसा ये मंगल पर भी बताया जा रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पे बताया गया है कि कुछ बेहद शुष्क स्थान है और इसमें यहाँ फिर भी यहाँ की खनिज संरचनाओं में मतलब कि खनिज भी है। शुष्क स्थान है लेकिन वहाँ पे खनिज भी है, खनिज का जीवन भी है। शोधकर्ताओं ने यहाँ के जैविक चिन्हों की तलाश की है और ये बताया है कि 2.78 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के 7765 चित्र और 1154 नमूने एकत्रित किए हैं। इसके प्रकाश संश्लेषक जीवाणुओं को उपस्थित का पता चला है। ऐसा बताया जा रहा है कि यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण होता था और यहाँ पे जीवाणु उत्पत्ति होती थी पहले, ठीक है। पहले जब इन्होंने खोज की, मतलब कि थोड़ा शोध किया, उसके बाद पता चला कि यहाँ पे भी पहले हरा भरा चीज़ें थी और वहाँ पे जीवाणुओं की खोज भी हुई प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से। वहाँ पे जीवाणु भी थी, ठीक है, जहाँ पे आज मरुस्थल है। तो उन्होंने मंगल की एक परिक्रमा करने वाले उपग्रह द्वारा प्राप्त छवि का अनुकरण करने से यही सारी चीज़ें पता लगाई है, जिसमें ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसमें मंगल ग्रह पर जीवन की बात की जा रही है कि मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना कैसे है और कैसे वो एक शुष्क स्थान है, फिर भी जब मतलब पृथ्वी की जैसे एक शुष्क स्थान है, तो जब पृथ्वी पर जीवन की संभावना है तो वहाँ पर भी क्यों नहीं। और ये बताया जा रहा है कि पृथ्वी पर जहाँ भी आज शुष्क स्थान है वहाँ पहले हरा भरा चीज़ें रही होंगी या फिर वहाँ पर भी जीव बहुत रहे होंगे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती होगी, हरे पेड़ पौधे रहे होंगे, घास रही होगी, लेकिन आज वहाँ पे बहुत ज़्यादा शुष्क स्थान बन चुका है। तो ये तापमान के परिवर्तन के मतलब तापमान में परिवर्तन के कारण भी हो रहा है, जो हमारा जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसके कारण हो रहा है। तो अभी एक आर्टिकल जलवायु परिवर्तन के बारे में भी है कि जो नदियाँ सूख रही हैं उनके विषय में बातचीत की गई है, जो कि जनसत्ता के द्वारा कवर किया गया है। तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो ये जो लेखक थे ये एक वहाँ के मतलब विज्ञानी जानकार थे, तो इन्होंने ये मंगल के बारे में जानकारी लिखी है। तो चलिए, आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, लेकिन फिर भी अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए दूसरे आर्टिकल की ओर चलते हैं। पहले इसमें देख लेते हैं कि हम लोग इसमें देख लेते हैं कि चिली कहाँ है, ठीक है। तो ये है चिली, ये है आटाकामा मरुस्थल और यहाँ से यहाँ तक ये पूरा चिली है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक चिली है और ये आटाकामा मरुस्थल, ठीक है। यहीं पे उन लोगों ने शोध किया और यहाँ पे बहुत शुष्क स्थान है। दुनिया के सबसे शुष्क स्थानों में से एक शुष्क स्थान है यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें हैं और ये देखिए, इसमें आप देख सकते हैं, देखिए पूरा सुनसान जगह पड़ी हुई है, कहीं पे भी कोई नज़र नहीं आ रहा है। ये झाड़ियाँ थोड़ी थोड़ी नज़र आ रही हैं और इनको भी जल की आवश्यकता कम होती है क्योंकि रेगिस्तान में रहते हैं। और यहाँ पे कोई नहीं, एकदम वीरान सुनसान बस्ती नज़र आ रही है। सुनसान बस्ती क्या, सुनसान पूरा इलाका नज़र आ रहा है। तो ऐसे है ये आटाकामा मरुस्थल, ठीक है। चलिए, ऐसे ही मंगल पर भी सारी चीज़ें पाई जा रही हैं, ऐसा बताया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आर्टिकल आपका जनसत्ता के द्वारा कवर किया गया, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। देखिए इसमें क्या बताया हुआ है, इसमें बताया हुआ है कि बदलता मौसम, सूखती जलधाराएं, यानी कि जलवायु परिवर्तन के बारे में बातचीत की जा रही है कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है और कुछ दिन बाद बहुत सारी नदियाँ, भारत की कई सारी नदियाँ, गंगा, यमुना, सिंधु, सारी सूखती हुई नजर आएंगी, ऐसा बताया जा रहा है। तो चलिए इसको शुरू से डिस्कशन इसका कर लेते हैं, क्या कहा जा रहा है इसमें, न्यूज़ में क्यों है, ये सारी चीज़ें इस पर पता कर लेते हैं।
देखिए यहाँ पे अभी बताया गया है, अमेरिका के न्यूयॉर्क में 5 दशक बाद जल सम्मेलन हुआ है। 5 दशक बाद अमेरिका के कहाँ हुआ है? न्यूयॉर्क में हुआ। उसमें हिमालय से निकलने वाली गंगा समेत 10 प्रमुख नदियों को भविष्य में सूख जाने का, गंगा समेत 10 प्रमुख नदियों को भविष्य में सूख जाने को लेकर गंभीर चिंता जताई गई है। सम्मेलन के संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेस ने आगाह किया है कि आने वाले दशकों में जलवायु संकट के कारण हिमनदों का आकार घटने से भारत की सिंधु घाटी, मतलब सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां सूख सकती हैं। और इसमें यह कहा गया है कि हिमनद पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक है। दुनिया के 10% हिमनद, दुनिया में 10% हिस्से में हिमनद है। तो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, दुनिया में कितने प्रतिशत में हिमनद है? तो 10% में हिमनद है, ये बताया जा रहा है, जो दुनिया के लिए शुद्ध जल का बड़ा स्रोत है। यह चिंता इसलिए है कि मानवीय गतिविधियों के कारण पृथ्वी के तापमान में खतरनाक स्तर तक ले जा रहा है। जो पृथ्वी का तापमान है बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है, और ये क्यों हो रहा है? तो मानवीय गतिविधियों के द्वारा हम लोग खनन करते हैं गंगा में, मतलब कि कोई किसी भी नदी में जो फैक्ट्रियां होती है बड़ी बड़ी, उनको उसका जो मतलब कि अवशेष होता है उसको छोड़ देते हैं, नदियों का पानी प्रदूषित हो जाता है। तापमान लगातार बढ़ रहा है जिसके कारण ग्लेशियर ज़्यादा पिघल रहे हैं, तो इस समुद्र का स्तर बढ़ रहा है। लेकिन जो मीठा जल है जिसको हम लोग पीने के योग्य करते हैं वो खत्म होता जा रहा है, नदियाँ सूखती जा रही। तो ये इस पर बताया जा रहा है। और इसमें बताया गया है कि 2050 तक टारगेट रखा गया है कि एक आयोजन में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक जल संकट से प्रभावित होने वाले देशों में भारत प्रमुख होगा। 2050 तक जल संकट बहुत तगड़ा से बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इसलिए जल को सेव करके रखें आप लोग, इधर उधर उसको बहुत ज़्यादा बहाएं नहीं, और जितना काम है जल मतलब पानी का उतना ही प्रयोग करें। तो यहाँ पे बताया जा रहा है, देखिए गंगा और ब्रह्मपुत्र समेत एशिया की 10 नदियों का उद्गम स्थल हिमालय है। और इसमें कहा गया है, इसमें झेलम, चेनाब, व्यास, रावी, यमुना आदि भी शामिल है। ये सभी नदियाँ 22-50 किलोमीटर जलग्रहण क्षेत्र, मतलब कि इतना तो कम से कम करती ही हैं। जो जितने दूर तक ये लोग 22-50 एरिया तक, इतना क्षेत्र तक ये जल का मतलब जल देती हैं, अपना पानी जो है जलग्रहण क्षेत्र में बहती हैं। ये अपने जलग्रहण क्षेत्र से 1.3 अरब लोगों को ताज़ा पानी उपलब्ध कराती हैं। 1.3, ये आंकड़े लिख के रख लीजिएगा, ठीक है। आंकड़े आप नोट करते रहिएगा ताकि कभी आपको एग्जाम में कोई आए क्वेश्चन फंस जाए, या फिर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो आपके मेंस में भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये आंकड़े लिख के आप मतलब दूसरों से अपना आंसर बेटर कर सकते हैं। एग्जामिनर इसे से थोड़ा सा इंप्रेस हो सकता है, ये कह सकता है कि हाँ आपको बेहतर नॉलेज है। तो यहाँ पे ये अपने जलग्रहण क्षेत्र का 1.3 अरब लोगों को ताज़ा पानी प्रोवाइड करवाती हैं, जिसमें से उत्तर प्रदेश में बड़ी आबादी है। पानी की समस्या से प्रभावित लोगों का 80% एशिया में है। यानी कि अभी तो हमने डिस्कस किया कि 2050 तक भारत पानी के संकट से जूझ रहा होगा, और इसमें ये कहा गया है कि 80% लोगों को पानी की समस्या वर्तमान में भी है। और जो नदियां हैं तो 1.3 अरब लोगों को ये सारी चीज़ें पानी प्रोवाइड करवा रही हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होने वाला है? तो ये समस्या एशिया को सबसे ज़्यादा होने वाली है, जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन ये शामिल हैं, ठीक है। देश आप याद रख लीजिएगा कौन कौन से देश शामिल है ज़्यादातर। फिर उसके बाद ये बताया जा रहा है कि एक मतलब कि CSI की रिपोर्ट के अनुसार, CSE एक रिपोर्ट जारी की गई है। इसके मुताबिक गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना नदी प्रणाली का जो जलग्रहण क्षेत्र है, कुल नदी जलग्रहण क्षेत्र का 83% है, ठीक है। जाहिर है कि इसमें कम होने से देश में बड़ा जल संकट पैदा हो सकता है। इसलिए भारत में दुनिया के 17.74 यानी कि 17.74% आबादी, जबकि उसके पास ताज़ा पानी का स्रोत केवल 4.5% है। आबादी कितनी है भारत की? तो आबादी बताया जा रही है 17.74% आबादी में कितना जल है, उसका जल का स्रोत 4.5%, ठीक है। 4.5% उसके पास जल है, तो सोचिए आप कितना ज़्यादा दिक्कत है। तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं कि हिमालय नदियों को सूखने की चेतावनी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि कनाडा की एक नदी है वो भी सूख गई थी बहुत ज़्यादा। तो ऐसा जाहिर मतलब ये कहा जा सकता है 2016 में वो नदी सूख गई थी। तो ये कहा जा सकता है कि ये नदियाँ मतलब कि जब वो नदी एक सूख सकती है तो बहुत सारी नदियाँ इसमें सूख जाएंगी, और यहाँ पे सिर्फ ऐसा चित्र ही बनेगी, एक दरार नुमा आकृति बन जाएगी और सारी नदियाँ सूख जाएंगी, क्योंकि ग्लेशियर ही नहीं रहेंगे तो पानी आएगा कहाँ से, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे ये बताया हुआ है कि जो गंगा मतलब कि जो गंगा है, ये इसमें देखिए जो गंगा का गोमुख है, गोमुख से निकलती है,
ठीक है, गोमुख से गंगा यहाँ निकलती है। तो इसमें का जो गोमुख है ये तीन मतलब ग्लेशियरों से, हिमखंडों से घिरा हुआ है। इसके दाईं ओर कीर्ति, बाईं ओर चतुरंगी और तथा रक्तवर्णी हिमखंड है। ठीक है, 3 हिमखंडों से घिरा हुआ है। और इसमें से कहा गया है कि एक हिमखंड जो आगे है वो टूट के गिर गया है, यानी कि गाय का, मतलब उसको गोमुख कहते हैं, तो गाय का जो मुख है यानी कि मुख उसका टूट के गिर गया है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि वो जो यहाँ पे यहाँ पे जो चीज़ें हैं ये काफ़ी ज़्यादा मतलब नुकसान पहुंचा रही है। आगे आने वाले आगे आने वाले समय में इंसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगी। और ये कहा जा रहा है कि सारी नदियाँ डूबती हुई, मतलब कि सूखती हुई नज़र आ रही हैं, जो कि बहुत चिंताजनक बात है पूरे विश्व के लिए। ठीक है, जब जल ही नहीं रहेगा, बिना जल के जीवन संभव नहीं है, और जल नहीं रहेगा तो इंसान की मतलब कि इंसान कैसे रहेगा। तो इसकी वजह से जलवायु परिवर्तन भी हो सकता है। साफ है, इस तरह अगर गंगा के उद्गम स्रोतों के हिमखंडों के टूटने का सिलसिला बना रहता है तो कालांतर में गंगा के अविरलता प्रभावित होगी और उसकी विलुप्त का खतरा बढ़ सकता है। और गंगा का संकट टूटते हिमखंड ही नहीं, औद्योगिक विकास की वजह से भी हो रहा है। गंगा में संकट आ रहा है तो औद्योगिक विकास की वजह से भी हो रहा है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कानपुर में गंगा के लिए चमड़ा, जूट, बोतल बंद पानी कारखाने संकट बने हुए हैं। ठीक है, चमड़ा का उद्योग, वहाँ पे चमड़ा उद्योग भी होता है, बहुत जल्दी जूट भी होता है, बोतल बंद पानी मिलता है, तो ये गंगा के लिए संकट बने हुए हैं। टिहरी बांध बना तो सिंचाई परियोजना के लिए था, लेकिन उसका पानी सिंचाई जैसे दिल्ली जैसे महानगरों में पेयजल की आपूर्ति के लिए कंपनियों को दिया जाता है। ठीक है, जो टिहरी बांध बना था वो बना था कि सिंचाई की जाएगी खेतों के लिए, लेकिन उसका पानी बड़ी बड़ी कंपनियों को दिया जाता है और वो पानी को मतलब कि पानी को बोतल में बंद करके बेचती हैं। तो यहाँ पे है गंगा के जलभराव क्षेत्र में पेप्सी और कोक जैसी निजी कंपनियां बोतल बंद पानी के लिए बड़े बड़े नलकूपों से पानी खींचकर एक मोटा मुनाफा कमा रही है। यानी कि वो बड़े बड़े चीज़ों से पानी लेकर और पानी बेच रहे हैं, पानी बेचकर बहुत मुनाफा कमा रहे हैं। आप कहीं भी जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं या फिर ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं, कहीं भी ट्रेवल कर रहे हैं, तो आपको पानी अक्सर मिल ही जाता है। तो आप अपना पानी घर से लेकर जाएं, क्योंकि वो ज़रूरी नहीं रहता कि कैसा पानी है, आपको स्वच्छ बना के दिया गया है कि नहीं दिया गया, कैसा किन्होंने कैसे किया है। तो ये चीज़ें, हाँ कुछ एक ब्रांड है जिस पे आप थोड़ा विश्वास कर सकते हैं, लेकिन सब पूरे चीज़ें मतलब कि पूरा कोई भी पानी आप ऐसे मत खरीद लीजिए, क्योंकि कहाँ से मिला है कहाँ से नहीं मिला ये चीज़ कोई नहीं है, वो अस्वच्छ पानी एक तरीके से होता है। तो आप अपना पानी तो घर से ले ही जा सकते हैं, कहीं भी जाए पानी अपना घर से लेके जाए। और आपके ये सारी चीज़ें, इससे क्या होता है, पानी से देखो कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां मुनाफा कमा रही है, लेकिन इसका जो असर होता है वो किसको झेलना पड़ता है, तो गरीब लोगों को झेलना पड़ता है। और यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि एक और तो मोटा मुनाफा कमा रही है, और वहीं खेतों की बड़ी खड़ी फसल नुकसान हो रही है, सूखे की वजह से उसका नुकसान हो रहा है। तो 2 ताप बिजली घर यमुना नदी के 97 लाख लीटर पानी प्रति घंटा खींच रहा है। यानी कि 2 बिजली घर जो है, जो यमुना का पानी कितना खींच रहा है, तो इसमें देखिए बताया गया 97 लाख लीटर प्रति घंटे, 1 घंटे में इतना खींच रहा है। इससे जहां दिल्ली में यमुना पार इलाके के 10 लाख लोगों को जीवन प्रभावित होने का अंदेशा है, वहीं यमुना का जल भराव क्षेत्र भी खींच रहा है। ठीक है, तो यानी कि कुछ लोग उसका फ़ायदा ले रहे हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनी अपना पैसा कमा रही हैं, और कुछ लोग उसको मतलब कि उसकी मार झेल रहे हैं, यानी कि उनको पीने के लिए पानी ही नहीं है। ब्रिटिश अर्थशास्त्री E.F. शूमाकर ने बड़े उद्योगों के बजाय छोटे उद्योग लगाने की तरफ दुनिया का ध्यान खींचा था। ठीक है, ब्रिटिश के अर्थशास्त्री थे जिनका नाम है E.F. शूमाकर। उनका सुझाव कि प्राकृतिक संसाधनों को कम से कम उपयोग और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन होना चाहिए, जो कि प्राकृतिक चीज़ें हैं। शूमाकर का मानना था कि प्रकृति की प्रदूषण को झेलने की एक सीमा होती है। ठीक है, मगर 70 के दशक में, ऐसा उन्होंने 70 के दशक में बताया। सोचे कितना दूरदर्शी थे, उन्होंने कितनी दूर की बातें सोच ली थी। 70 के दशक में उनकी इस चेतावनी का मजाक उड़ाया गया था, लोग उन्होंने मजाक उड़ाया था, ये पागल है। तो क्योंकि अगर ज़्यादा अच्छा आप कुछ सोचने लगते हैं, ज़्यादा अच्छा कुछ बोलने लगते हैं, तो लोग आपको पागल ही कहने लगते हैं। ठीक है, तो उनको पागल बना दिया गया। अब क्या है कि उनकी चेतावनी का मजाक उड़ाया गया। अब जलवायु परिवर्तन पर काम करने वाली सरकारी और गैर सरकारी संगठन इस चुनौती को स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं, उन्होंने सही बोला था। तो इनका नाम याद रखिएगा, इनका नाम क्या है, E.F. शूमाकर। ठीक है, तो यही बात बताई गई है कि जिस तरह मौसम करवट बदल रहा है उसका असर अब पूरी दुनिया पर दिखाई देने लगा है। भविष्य में इसका सबसे ज़्यादा बुरा असर एशियाई देशों पर पड़ेगा। एशिया में गर्म दिन बढ़ सकते हैं, एशिया में जो है वो गर्म दिन बढ़ सकते हैं, या फिर सर्दी के दिन बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ सकते हैं, या तो फिर सर्दी ही होगी या तो गर्मी होगी। ऐसा एकाएक भारी बारिश होगी, अचानक बादल फटने की घटनाएं हो सकती हैं। न्यूनतम और अधिकतम दोनों तरह के तापमान में खासा परिवर्तन में आ सकता है। इसका असर पारिस्थितिकीय तंत्र पर तो पड़ेगा ही, मानव समेत तमाम जंतुओं और पेड़ पौधों
की जिंदगी पर भी पड़ेगा, लिहाजा समय रहते चेतने और हिमालय से निकलने वाली 10 नदियों को सूखने की चेतावनी को गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। देखिए, हम लोगों का जो मतलब कि हम लोग कैसे मौसम में कैसे रहते हैं कि हमारे यहाँ कभी मतलब कभी किसी मौसम में गर्मी, ठंडी और बरसात तीनों मौसम होते हैं। तो इसमें क्या है कि हमारा जो शरीर है उसके अनुकूल है, जिस प्रकार होता है उसी प्रकार ढल जाता है। लेकिन अगर अचानक से बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गई या फिर अचानक से बहुत ज़्यादा ठंडी बढ़ गई, अगर कोई इंसान है वो मान लीजिए कि एकदम एसी में रह रहा है, कहीं बाहर नहीं जा रहा है, एकदम आराम से अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहा है, और उसको उठा के आप आटा का मरुस्थल में खड़ा कर देंगे, तो वो इंसान कभी ज़िंदगी मतलब कि ठंड से बाहर निकला ही नहीं, वो हमेशा ठंड में ही रहा है। तो उसकी वो जो उसका बॉडी है उसने उसको स्वीकार कर लिया कि हाँ उसको वैसे ही रहना है। अब उसको आप किसी बहुत गर्म एरिया में लेके जाएंगे तो उस इंसान की डेथ हो सकती है, यानी कि वो नहीं झेल पाएगा। तो धीरे धीरे इस चीज़ की क्षमता होती है। अगर वो मतलब कभी जैसे कि हम लोग कभी गर्मी में रहते, कभी ठंडी में रहते, तो बहुत ज़्यादा गर्मी तो नहीं, लेकिन हाँ 45-46% तक तो गर्मी इतना सेल्सियस तो झेल ही लेते हैं ना। जो मतलब कि जो आते हमारे 40, 41, 42 जितनी डिग्री सेल्सियस गर्मी होती है उसको हम झेल लेते हैं, और बहुत ज़्यादा ठंडी भी नहीं बर्दाश्त कर सकते, कुछ एक तक ठंडी भी बर्दाश्त कर सकते हैं जितना हमारे देश में पड़ती है। हमारा शरीर उसके अनुकूल हो गया है। लेकिन अगर एकाएक मतलब कि बहुत जल्दी या गर्मी हो गई या फिर बारिश हो गई या फिर बहुत जल्दी ठंडी हो गई तो उसको शरीर नहीं झेल पाएगा और इंसान की मतलब कि डेथ होने की संभावना बढ़ जाती है। तो यहाँ पे यही बताया गया है। बहुत सारे इसके बारे में आर्टिकल्स आते हैं जो मौसम के बदलने के लिए जिम्मेदार, मतलब कि मौसम कैसे बदल रहा है, जलवायु परिवर्तन कैसे हो रहा है, उस पर आप कैसे खरे उतर सकते हैं, ये सारी चीज़ें इस पे बताई जाती हैं। तो इसको सबको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। पानी फालतू बहाएं नहीं और पानी को एकदम सेव करके रखें, क्योंकि वो 2050 कितना दूर है, 2050 तक पानी के संकट से जूझ रहा होगा जो अभी हम पानी इतना बर्बाद कर रहे हैं भारत। तो ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए। ऐसा तो नहीं है हम लोग अशिक्षित हैं या फिर हम लोगों को पता नहीं है, नहीं, मतलब इन सब चीज़ों को सबको जागरूक करें। जिन लोगों को नहीं पता उनको भी पता बताएं। अपने घर के आसपास जो मतलब जो हैं कुछ लोग अशिक्षित लोग भी होते हैं तो इन सब चीज़ों को नहीं मानते, उनको भी सारी चीज़ें समझाएं। ये युवाओं के ऊपर है, तो जो देश है तो वो तो युवाओं पर ही चलता है ना। तो चलिए, आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए तीसरा आर्टिकल क्या है, इसमें बताया जा रहा है कि खत्म हो पेंशन प्रणाली की विसंगतियाँ। ठीक है, इसमें पेंशन की बात की जा रही है कि ये कहा जा रहा है कि जो मतलब पेंशन दी जाती है उसमें कहा कि एक वन नेशन वन पेंशन ऐसा कुछ है। तो उसमें ये कहा जा रहा है कि ऐसा सिर्फ उन लोगों के लिए क्यों है जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, उन लोगों के लिए क्यों नहीं है जो कि मतलब विधायक या सांसद है, उनके बारे में बातचीत की गई है। तो इसमें ये कह रहे हैं, जो राइटर है ये कह रहे हैं कि मान लीजिए कि ठीक है, जो एक 25,000 रुपये वेतन पा रहा है उसका आपने पेंशन काट दी। ठीक है, अब उसको पेंशन काट दे तो वो अपना बुढ़ापे का कैसे जिएगा, कैसे क्या करेगा उसको पता नहीं है, तो उसका बुढ़ापा जो है वो खतरे में आ जाता है। लेकिन जो सांसद या विधायक है उनका पेंशन आप मतलब लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। अगर वो सांसद गरीब है तो फिर उसका पेंशन और मतलब उसके गरीबी के कारण और दिया जाता है और बढ़ा दिया जाता है, और वो एक बार अगर सांसद रह लिए तो उसको जीवन भर पेंशन मिलता है, ऐसा बताया जा रहा है। और इसमें अगर एक चीज़ और है, एक चीज़ मैंने बहुत इंटरेस्टिंग लगी यहाँ पे कि अगर कोई मतलब कि एक जैसे कि 5 साल का कार्यकाल है, ठीक है, 5 साल का कार्यकाल है और उस 5 साल के कार्यकाल में 3 विधायक या सांसद चेंज हुए, अब मान लीजिए 3 चेंज हुए, ठीक है, तो तीनों को अलग अलग पेंशन दिया जाएगा। यानी कि है कुछ ही टाइम के लिए, लेकिन सांसद बने तो तीनों को अलग अलग पेंशन दिया जाएगा, ये यहाँ पे बात की जा रही है। तो ऐसा तो मतलब यही सारी चीज़ें जो देखिए, इसको देख लेते हैं राइटर क्या कह रहे हैं। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि पिछले दिनों में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकारी कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के सुधार के लिए एक समिति का गठन किया और घोषणा की कि ज्ञात हो कि केंद्र सरकार ने 2004 में वित्तीय बोझ को ध्यान में रखते हुए पुरानी पेंशन प्रणाली ओपीएस को खत्म कर दिया है, जिसकी जगह एनपीएस यानी कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली लाई है। अब देश में फिर ओपीएस लागू करने की मांग उठ रही है तेजी से, यानी कि पुरानी पेंशन बहाली की मांग उठ रही है। इसे देखते हुए विपक्षी दल द्वारा शासित राज्यों में जैसे कि छत्तीसगढ़, झारखंड और फिर उसके राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश में ओपीएस को अपना लिया है, और वहीं एक नई राज्य ने इस पर विचार करने के लिए समितियां बनाई है। तो अब इसकी नज़र उनकी रिपोर्ट पर टिकी हुई है कि कैसा फैसला आएगा। तो ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। इसमें ये बताया जा रहा है कि हालांकि इस बीच यह सवाल किया जा रहा है कि अगर सरकारों को वित्तीय बोझ का इतनी ही चिंता है तो फिर वे सांसदों और विधायकों की एक देश एक पेंशन की बात क्यों नहीं कर रहे हैं।
सरकार पर मतलब कि अगर उनको इतनी टेंशन है कि सरकारी बोझ बहुत ज़्यादा वित्तीय बोझ हो जाएगा सरकार पे, तो उनको भी तो कम करना चाहिए। जो सांसद और विधायक हैं उनको भी कम करो भाई, क्योंकि वो भी तो पेंशन ही ले रहे हैं और वो भी तो मतलब वो भी तो एक वित्तीय बोझ ही है देश पर। तो यही बात ये राइटर कह रहे हैं। और इसमें क्या है, सरकार जनप्रतिनिधियों के एनपीएस के फायदे क्यों नहीं समझा रही, मतलब जो ये सरकार है, सांसद और विधायक, इनको क्यों नहीं समझा रही है। जनसेवा के लिए खुद को आगे मतलब खुद से आगे आई ये नीति निर्याता एक दिन भी जन सेवा की कीमत का आजीवन वसूल रहे हैं। वहीं सरकारी विभागों में अपना पूरा जीवन खपा देने वाले 10% वेतन में कटौती के बाद बुढ़ापा असुरक्षित हो जाता है। यानी कि वो लोग पूरी ज़िंदगी मेहनत करते हैं, फिर उसके बाद उनको पेंशन नहीं मिलती, तो उनका जो बुढ़ापा है वो असुरक्षित हो जाता है। वो कैसे सारी चीज़ें करेंगे ये बताया जा रहा है। पूरी ज़िंदगी उन्होंने काम किया, पूरी ज़िंदगी उन्होंने देश के नाम किया, फिर उसके बाद जो पैसा मिलता है तो उसमें मतलब जो पेंशन नहीं मिलती, तो फिर उनका बुढ़ापा तो असुरक्षित हो ही जाएगा। आमतौर पर कोई भी नेता जितनी बार एमपी या एमएलए बनता है उसका पेंशन उसी हिसाब से बढ़ता जाता है। अगर वो 3 बार बनेगा तो और बढ़ेगा, 3-4 बार बनेगा तो और बनेगा, ये मतलब बढ़ेगा उसका जो पेंशन है, ये बताया जा रहा है। लोकसभा राज्यसभा यानी कि देखिए विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा तीनों में रह चुका, तो तीनों की पेंशन मिलती है उस व्यक्ति को। और जिस देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ क्या ऐसी जनता प्रतिनिधियों को मतलब राजा की तरह रहना चाहिए। कितनी गरीबी है, फिर भी 80% करोड़ लोगों को अभी अनाज दिया जा रहा है, लेकिन कुछ लोगों को मतलब बताया जा रहा है ना कि ये बहुत ही एक लंबी खाई है, एक तरफ एक गरीब है, एक तरफ बहुत गरीब है, एक तरफ बहुत अमीर है। तो ये चीज़ें इसके राइटर के द्वारा इनके द्वारा बोली गई हैं। करीब 85% सांसद करोड़पति हैं और यही माननीय महज 600 रुपये की सामाजिक सुरक्षा पेंशन की जनता को गुजारे की बात करते हैं और एनपीएस को ज़्यादा अच्छा बताते हैं। सांसदों की वर्ष 1976 में 300 रुपये प्रतिमाह मिलने वाली मूल पेंशन को वर्ष 2018 में बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया गया है। फिर अन्य भत्ते इससे अलग 25,000 सिर्फ पेंशन है, ठीक है, और प्रतिमाह कर दिया कि इसके अलावा सांसद और निधन है, इसकी स्थिति निधन है, तो फिर उसके साथ क्या किया जाता है कि उसके पति या पत्नी के लिए फैमिली पेंशन अलग से दी जाती है। तो यही सारी चीज़ें बताई गई। 2600 पूर्व सांसद आश्रितों की फैमिली को पेंशन मिल रही है, जिस पर लगभग 200 करोड़ रुपए का खर्च हो रहा है, जो मतलब इतने इसमें पेंशन दिए जा रहे हैं। 30 लाख रुपए का भुगतान किया जा रहा है और 20 राज्य ऐसे हैं जो अपने पूर्व विधायकों को किसी सांसद से ज़्यादा पेंशन देते हैं। जो पूर्व विधायक है उसको सांसद से भी ज़्यादा पेंशन मिल रही है। तो सारी राजनीति का खेल है, यहाँ पे राजनीति हो रही है। 70,000 रुपये की मूल पेंशन मिलती है, इसमें अन्य भत्ते अलग से जुड़े होते हैं, मतलब 70,000 उनको पेंशन मिलती है और इसमें अन्य भत्ते अलग से जुड़े होते हैं, सोचिए आप। और वहाँ लोगों को 2500 रुपये भी पेंशन देने के लिए सरकार तैयार नहीं रहती, ठीक है। ये राइटर के द्वारा बोला जा रहा है, ठीक है, ऐसा इनके द्वारा कहा गया है। और ये कहा गया कि एक टाइम पर अगर तीन लोग एक टाइम पे 3 कार्य कर 3 लोग अगर किसी पद पर या विधायक या सांसद रहे तो उनको तीनों को पेंशन मिलेगी। तो उदाहरण के लिए देखिए क्या है कि आंध्र प्रदेश में मुगमी दिवरम विधानसभा सीट पर लगभग 1994 से 98 के बीच 3 विधायक रहे। सबसे पहले कांग्रेस के बी सुब्बा राव जीते, फिर उसके बाद 2 साल बाद उपचुनाव हुआ और इसको तेलुगु देशम पार्टी के जीएमसी बाला योगी विधायक बने। फिर उसके बाद लोकसभा स्पीकर बन गए वो, और फिर उसके बाद तीसरा उपचुनाव हुआ। तो इसमें तीसरे उपचुनाव में देखिए किसने जीता, विवेकानंद विधायक बने। तो तीनों को एक ही सीट पर 3 कार्यकाल के लिए तीनों विधायक को पेंशन मिल रही है, मतलब मिलती थी, ऐसा बताया जा रहा है। हर साल उत्तर प्रदेश में 100 करोड़ रुपए, ये आंकड़े आप ध्यान रखिएगा। हर साल उत्तर प्रदेश में 100 करोड़ रुपए, हरियाणा में 35 और राजस्थान में 40 करोड़ रुपए, महाराष्ट्र में 80 करोड़ रुपए, बिहार में 60 करोड़ रुपए अपने विधायकों के ऊपर पेंशन में खर्च हो रहे हैं। सोचिए, सबसे ज़्यादा तो उत्तर प्रदेश में है, तो बहुत बड़ी रकम इनके ऊपर खर्च हो रही है। तो यही सारी चीज़ें बताया गया है इनके द्वारा, राइटर के द्वारा बताया गया कि अब समय आ गया है कि पेंशन प्रणाली को लेकर सरकार अपनी मानसिकता बदले। भले ओपीएस लागू ना हो, लेकिन एनपीएस की विसंगतियों को भी दूर किया जाए। वास्तव में एनपीएस उन लोगों के लिए लाया गया था जो 21 से 25 वर्ष की आयु में नौकरी में शामिल होते थे और 35 वर्ष या 40 वर्ष में उनको मतलब कि उनकी जो है पेंशन उनको भेज दिया जाता था, ठीक है। लेकिन आज ज़्यादातर लोगों को नौकरी देर से मिल रही। संविदा पर भर्ती कर्मचारियों से अधिक उम्र में नियमित होने के कारण भी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति महज 10 से 15 वर्ष में हो जा रही है, ठीक है। 10 से 15 वर्ष जॉब कर रहे हैं, फिर उनको पेंशन भी नहीं मिल रही, तो उनको फिर उनको रिटायर कर दिया जा रहा है।
तो ये बताई जा रही है कई बार एनपीएस अकाउंट खुलने में ही वर्षों लग जाते हैं और फिर इस अवधि में ना तो कर्मचारी योगदान कर पाता और ना ही नियोक्ता। लिहाजा प्रति माह 2 लाख रुपए पाने वाले व्यक्ति को पेंशन कितना दिया जाता है, 10 से 15,000 या 5 से 10,000 रुपए उसको पेंशन दी जाती है और कमाता कितना था, 2 लाख रुपए महीने। तो क्या है कि उसका जो पेंशन है वो मतलब जो जितनी भी पेंशन उसको मिलती है 5 से 10,000 वो उसके बिजली पानी में ही चली जाती है, ये बताया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए बताया गया कि पेंशन 10,000 रुपये प्रति माह बन रही, जिससे वे अपने मासिक बिजली बिल का भुगतान और एवं दवा पे ही खर्च हो जा रहे हैं उसके पैसे इतने कम में। एनपीएस को लेकर कर्मचारियों का आशंका अब मतलब साबित हो रही है और इसमें कहा गया है कि 20 से 35 वर्ष तक करने वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद बुढ़ापे के समय बाजार के भरोसे छोड़ना कहाँ तक उचित है। यानी कि आप अपना खुद देख लें या फिर वो जिसने आपके देश के लिए मतलब अपने देश के लिए काफ़ी योगदान किया है फिर उसको आप पेंशन नहीं देंगे तो उसको बाजार के भरोसे छोड़ना कहाँ तक उचित है, ये पूछ रहे हैं मतलब जो राइटर है। अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार और अनुच्छेद 116 का उल्लंघन नहीं है। ऐसी विसंगतियां क्यों एक व्यक्ति एक वेतन एक पेंशन के नियम माननीयों मतलब जो लोग कर चुके हैं उन पर क्यों नहीं लागू होना चाहिए। सरकार बार बार अपील करती है कि सरकार बार बार अपील करती है कि सक्षम होने पर आम लोग गैस सब्सिडी समेत कई तरह की सब्सिडी स्वेच्छा से छोड़ दें अगर वो सक्षम है। पर बड़ा सवाल यह है कि पूर्व सांसद और विधायक जो सक्षम अपनी पेंशन कब छोड़ेंगे, ऐसा पूछा जा रहा है। लेखक हैं JNU के अटल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में प्रोफेसर हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होगी, पेंशन के बारे में बता दिया गया है। और ये है आपका कल्पमेधा। देखिए इसमें क्या कहा गया है कि दुर्जन एक गुट बना ले तो सज्जनों को भी संगठित हो जाना चाहिए, वरना एक एक करके उन सबकी बलि चढ़ जाएगी। आप लोगों ने वो चार मतलब भाइयों वाली कहानी सुनी है जिसमें 4 भाई रहते हैं और वो चारों भाई अलग अलग मतलब अपना उनका सबका रवैया अलग अलग रहता है, सब लड़ते झगड़ते रहते हैं। उनके पिताजी उससे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। ठीक है, और तो फिर क्या करते हैं कि उनके पिताजी बोलते हैं कि इधर आओ। ये बहुत छोटी क्लास में या 5th या 6th में थी, तो उनको बुलाते हैं और बोलते हैं कि ये लकड़ी का गट्ठर है, इसमें 4 लकड़ियाँ लगी हुई हैं, इसको आप तोड़ो। तो उसमें से कोई नहीं तोड़ पाता, वो रखा रहता है। फिर उसके बाद उसको चारों को एक एक लकड़ी देते हैं कि देखिए तुम इसको तोड़ो, तुम इसको तोड़ो, तुम इसको तोड़ो, तुम इसको तोड़ो। तो वो चारों इसको तोड़ लेते हैं। तो यही बात सिखाई गई उनके पिताजी के द्वारा। ये बताया गया कि अगर तुम चारों मिलके रहोगे तो पूरा मतलब आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन अगर अलग अलग रहोगे तो आप में फूट डाल के लोग मतलब अपना फायदा निकाल सकते हैं और आपको मतलब काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे यही बात कही गई है, एडमंड बर्कले ने कही है कि मतलब कि अगर दुर्जन एक गुट बना ले तो सज्जनों को भी संगठित हो जाना चाहिए, अलग अलग नहीं अपना मतलब कि अलग अलग नहीं करना चाहिए, नहीं वो एक एक करके सबको खत्म कर देंगे। ठीक है, ये बात बताई जा रही। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और आपको आर्टिकल कैसा लगा ये भी बता सकते हैं। सारी चीज़ आपको बता ही दी गई हैं कि वीडियो कितनी आती है, कौन कौन सी है आती हैं। अगर आपको कुछ सजेशन देना हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अपना सहयोग बनाए रखें और अपने परिवार का ध्यान रखें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।